2019 के आखिर और 2020 की शुरुआत के बीच पूरे भारत के होटल मालिक ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के खिलाफ मुकदमे ठोक रहे थे, उन्हें बायकॉट कर रहे थे। उनका आरोप था ओयो ने उन्हें धोखा दिया, उस फिक्स्ड मंथली इनकम को अचानक बंद करके जो कभी वादा की गई थी। गुस्सा इतना था कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ मालिकों ने तो ओयो के रीजनल ऑफिस तक पर धावा बोल दिया। और सिर्फ भारत ही नहीं, ठीक उसी वक्त चीन और अमेरिका में भी ओयो की प्रॉपर्टीज पर यही विवाद भड़क रहे थे। मतलब दोस्तों, जो कहानी भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी सक्सेस स्टोरी बननी थी, एक 19 साल के स्टार्टअप जीनियस की कहानी, अब वो 2 महाद्वीपों के मुकदमे में उलझ गई है। तो आखिर ओयो यहाँ तक पहुंचा कैसे और कैसे इसने ग्लोबल बनने का सपना देखा, इतना ऊपर गया कि खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने तक का सोच लिया। आइए पूरी कहानी समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2006 में ओडिशा के बिसाम कटक से। 13 साल का रितेश अग्रवाल सिम कार्ड बेचने लगा था, सिर्फ ये समझने के लिए कि बिजनेस कैसे चलता है। मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है। पढ़ाई में ठीक ठाक था। 2009 में IIT JEE की तैयारी के लिए कोटा भी गया था, लेकिन उसे फॉर्मल पढ़ाई से थोड़ी चिढ़ थी, तो वो क्लासेस बंक करता और वीकेंड पर ट्रेन पकड़कर दिल्ली के स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंच जाता। लेकिन बचपन में बहुत टाइट बजट पर सफर करने के कारण उसे सस्ते गेस्ट हाउस और बजट होटल में ही रुकना पड़ता, जहां ना प्लम्बिंग ठीक चलती थी, ना चादरें साफ होती थी और ना ही वहां के स्टाफ का अच्छा व्यवहार होता था। बस यही झुंझलाहट थी जिसने इस 18 साल के रितेश को 2011 में ऑरवेल स्टेज बनाने की प्रेरणा दी, जो कि एयरबीएनबी से इंस्पायर्ड आइडिया था। फिर 2012 तक ये सपना हकीकत बन गया जब वेंचर नर्सरी ने उन्हें 30 लाख रुपए तक की शुरुआती सीड फंडिंग दी। साथ ही वो पीटर थिल की फेलोशिप में भी चुने गए, जो युवा फाउंडर्स को 1 लाख तक की फंडिंग देते थे। फिर अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए उन्होंने कंपनी का नाम ओयो रख होटल को जोड़ना शुरू किया और AC, वाईफाई, पानी जैसे बेसिक सुविधाओं के स्टैंडर्ड बढ़ा दिए। इनका मैकेनिज्म ऐसा था कि वे होटल्स को मार्केट करेंगे, ऑनलाइन बुकिंग्स लाएंगे, जिसके बदले में उन्हें 15 से 25% का कमीशन मिलेगा। और ये फॉर्मूला चल पड़ा। ओयो होटलों के लिए ग्राहक लाया और बजट वाले ट्रेवलर्स को साफ सुथरा कमरा मिलने लगा। फिर 2016 तक ओयो 100 भारतीय शहरों में फैल गया। उसके 5500 से ज्यादा होटल लिस्ट हो गए और ओयो बन गया देश का सबसे बड़ा ब्रांडेड बजट होटल एग्रीगेटर। दोस्तों बता दें कि इस तेज रफ्तार के पीछे था मासायोशी सान सॉफ्ट बैंक, जिसने अगस्त 2015 से ओयो पर निवेश करना शुरू किया और अगले 4 सालों में उसने इस पर $1.5 बिलियन से ज्यादा डाल दिए। लेकिन बदकिस्मती से ये पैसा सिर्फ मौजूदा बिजनेस को तेज नहीं कर रहा था, इसने ओयो को एक बिल्कुल ही अलग किस्म का वायदा करने की ताकत दे दी थी। कैसी ताकत? दरअसल ओयो होटल मालिकों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, पर वो हिचक रहे थे, तो ओयो ने एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट का उनसे वादा कर दिया, बिल्कुल नौकरी की तरह, चाहे बुकिंग हो या ना हो। दोस्तों जरा सोचिए इसका मतलब क्या था। रितेश आज के पैसे के लिए कल की उस डिमांड पर दाव लगा रहे थे जो अभी आई भी नहीं थी। इसके लिए हजारों सेल्समैन हायर किए गए ताकि तेजी से ज्यादा प्रॉपर्टी साइन हो सके। शुरुआत में तो ये धड़ल्ले से चला। भारत में ओयो होटल का नेटवर्क 2017 के करीब 6000 से बढ़कर 2020 तक करीब 18000 हो गया और फिर यही फॉर्मूला दोहराया गया साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और चीन में। दोस्तों बता दें, फाइनेंशियल ईयर 20 खत्म होते होते चीन बन गया था ओयो का सबसे बड़ा मार्केट, जिसके पास थे 9000 से ज्यादा बड़े होटल्स में 4.5 लाख से ज्यादा कमरे। तब तक उनकी कुल प्रॉपर्टीज पहुंच गई करीब 43,000 तक और ओयो बन गया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन कमरों की संख्या के हिसाब से। और अब दोस्तों ये विस्तार लाया अविश्वसनीय आंकड़े। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 16 के 32.8 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 20 में 13,168 करोड़, यानी 4 सालों में 400 गुना ज्यादा प्रॉफिट। कागजों पर तो दोस्तों ओयो बादशाह लग रहा था, लेकिन इन्हीं कागजों के आंकड़ों के नीचे दरारें पहले से ही बन रही थी। अब जैसे जैसे ओयो फ्रेंचाइज मॉडल की तरफ बढ़ने लगा, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ब्रांडिंग और गाइडलाइन पर अपना कंट्रोल कसने लगा, तो दिक्कत उस समय ये आ रही थी कि उनका विस्तार इतनी तेजी से हो रहा था कि अब उसे मैनेज करना मुश्किल हो गया था। कई मालिक जिन्हें आक्रामक पिच देकर साइन किया गया था, वे ठीक से समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो किस बात के लिए राजी हुए हैं। और जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन गिरने लगा तो ठीक रहा किसके सर फूटा? जिस प्लेटफॉर्म से बुकिंग हुई, ओयो के।
दूसरी तरफ प्रॉपर्टी मालिक भी ओयो को दोष देने लगे उनके प्राइसिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक दिलचस्प असर भी हुआ। ओयो की वो पॉलिसी जो इसे अनमैरिड कपल्स के बीच बहुत ही पॉपुलर बनाती थी, उसी ने ब्रांड का पूरे देश में एक मीम बना दिया। अब इसके ऊपर उनकी गारंटी मॉडल भी टूटने लगी, डिमांड प्रोजेक्शन फेल हुए और ओयो के मालिकों को घाटे की भरपाई अब अपनी जेब से करनी पड़ रही थी। वैसे वे संभल सकते थे अगर वे सुनील ग्रोवर की उस खर्च में कटौती वाली सलाह को मान लेते। रितेश जी, मैं आपको बताऊं, जैसे अब आपके होटल की कॉस्ट कटिंग की बात कर, तो उसके अंदर मैं कहता हूं आप शैम्पू बंद कर दो रखना, ठीक है। खैर, मगर दोस्तों हकीकत में इस आग को अब बुझाने के लिए ओयो ने गारंटी की जगह रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट लाना शुरू कर दिया। लेकिन मालिकों को लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन लोगों की बकाया पेमेंट को लेकर विरोध भड़क गया और मुकदमे हुए ओयो और खुद रितेश के खिलाफ। दोस्तों बता दें, कोविड-19 आने से पहले ही फाइनेंशियल ईयर 20 में ओयो को हुआ था 13,123 करोड़ का भारी घाटा, जो लगभग उस साल की पूरी कमाई 13,168.2 करोड़ के बराबर था। इसके बाद आ गया कोविड-19, जिससे घरेलू और इंटरनेशनल ट्रेवल्स पूरी तरह से ठप हो गया। होटल के कमरे महीनों तक खाली पड़े रहे। अब इन वजहों के कारण ओयो ने बेतहाशा कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दी। हजारों कर्मचारियों की छटनी हो गई और घाटे में चल रही प्रॉपर्टीज को बंद कर दिया गया। अच्छा दोस्तों, क्या आपको याद है 2021 में टेक आईपीओस की एक बड़ी लहर आई थी। जोमैटो, नाइका, पेटीएम जैसी कंपनियों को शानदार वैल्यूएशन मिल रही थी उस समय। तो दोस्तों ठीक उसी दौर में ना ओयो का भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक वीवर्क बर्बादी से उभर रहा था, जिसमें उसे करीब $15 बिलियन का नुकसान हुआ था, जिसके लिए दोनों की ही अब स्टॉक मार्केट लिस्टिंग बेहद जरूरी हो गई थी। अब इस माहौल में उनके कुछ पुराने सहकर्मियों को लगा कि शार्क टैंक में उनकी शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन वाली नरम छवि बन रही है। और ये छवि हाल ही के बड़े पैमाने के लेऑफ के बाद आईपीओ से पहले की गई उनकी एक इमेज मेकओवर बन गई थी। खैर, अक्टूबर 2021 में ओयो ने आईपीओ के पेपर्स फाइल किए। 8,430 करोड़ जुटाने के लिए $12 बिलियन की भारी भरकम वैल्यूएशन पर। लेकिन फिर एफएचआरए आई, भारत का होटल फेडरेशन, ओयो को कंपटीशन कमीशन ले गया, जिससे अक्टूबर 2022 में ऑरवेल स्टे पर जुर्माना लगा। और दोस्तों मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। उनका राइवल्स हॉस्टल के साथ 2015 की एक फेल एक्विजिशन डील को लेकर आज भी 7% स्टेक का लीगल विवाद चल रहा है। इस सबसे नतीजा ये हुआ कि सेबी ने जनवरी 2023 में पेपर लौटा दिए अपडेट्स मांगते हुए, और उनका पहला आईपीओ अटेम्प्ट फेल हो गया। उधर ओयो की निजी बाजार वैल्यू गिरने के साथ ही रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ भी 2024 में $22.5 करोड़ रह गई। मगर इन सब के बावजूद भी रितेश ने हार नहीं मानी और 31 मार्च 2023 को उन्होंने कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग के जरिए दोबारा कोशिश की और साथ ही उन्होंने अपनी ही बनाई गई कंपनी को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। खुद के 600 टेक रोल्स की छटनी भी कर डाली और सेल्स टीम पर खर्चा बढ़ा दिया, जिससे मार्जिन 9% से बढ़कर 41% हो गया। इसके बाद करीब 10,000 खराब परफॉर्मिंग होटल्स नेटवर्क को हटाया गया, जिससे इनकी गिनती 18,000 से घटकर करीब 8,000 रह गई। और हाँ, ओयो की वो पुरानी पहचान जो कि अनमैरिड कपल से जुड़ी हुई थी, उसको भी बदल डाला और कंपनी का रुख मोड़ दिया प्रीमियम्स होटल्स पर, अपस्केल रिजॉर्ट और बुटीक स्पेसेस की तरफ, संडे, टाउन हाउस, पैलेट, क्लब हाउस जैसे क्यूरेटेड ब्रांड की ओर। यहाँ तक कि अब इनका ग्लोबल फुटप्रिंट भी 80 देशों से सिकुड़कर 35 रह गया। और ओयो ने अपने प्रीमियम फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए युवा फर्स्ट जनरेशन होटल मालिकों के लिए एक एक्सीलरेटर भी बनाया, जिसमें करीब 1,000 होटल्स जुड़े। फिर दोस्तों कोविड के बाद स्पिरिचुअल ट्रेवल्स में उछाल देखकर ओयो ने अयोध्या, वाराणसी और पुरी जैसी जगहों पर 400 नई प्रॉपर्टीज का ऐलान किया। और मई 2024 में ओयो ने रहस्यमय तरीके से अपना दूसरा आईपीओ अटेम्प्ट वापस ले लिया, जिसकी उन्होंने वजह बताई कि उनके बड़े लोन रिफाइनेंसिंग के बाद उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे पेंडिंग बदलाव हुए थे। खैर, सालों की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद वे 2 बार स्टॉक मार्केट में एंट्री करने में फेल हो चुके थे, लेकिन इसी रीस्ट्रक्चरिंग ने ओयो को दिया $525 मिलियन का भारी भरकम वॉर चेस्ट, जिससे दिसंबर 2024 में हुआ अमेरिका के मशहूर G6 हॉस्पिटैलिटी का ऑल कैश टेक ओवर करीब 4,382.7 करोड़ में। और अब दोस्तों इस डील ने रितेश को एक मौका दिया खुद को एक ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की तरह पेश करने का, और अब यहाँ अमेरिका की ताकत थी। और इसी ताकत के साथ ओयो फाइनेंशियल ईयर 23 के 1,286 करोड़ के घाटे से निकलकर फाइनेंशियल ईयर 24 में 229 करोड़ के मुनाफे में आ गया। फिर सितंबर 2025 में ओयो की पेरेंट कंपनी ऑरवेल स्टेज ने खुद को रीब्रांड किया और नाम रखा गया प्रिज्म।
और 2026 की शुरुआत में तीसरी बार आईपीओ फाइल किया गया, इस बार $7 बिलियन की वैल्यूएशन पर। और इस फाइलिंग तक प्रिज्म की पहचान चमक उठी। 83 ब्रांड, 35 से ज्यादा देश और करीब 3 लाख प्रॉपर्टीज दुनिया भर में फैल गई। और दोस्तों, इनकी 52% ग्लोबल बुकिंग सिर्फ अमेरिका वाले G6 होटल से आ रही थी। ये देख ओयो ने भारत में भी कंपनी रन होटल्स की तरफ रुख बदल लिया और सिर्फ 4 से बढ़कर 1573 हो गए, वो भी 2 साल से भी कम वक्त में। और फाइनेंशियल ईयर 26 के सिर्फ 9 महीनों में इनका मुनाफा पहुंच गया 748 करोड़ तक। कुल मिलाकर ओयो ने वाकई एक शानदार वापसी की है और अब सेबी की मंजूरी के बाद वे आईपीओ के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं, जैसे नए आईपीओ के करीब 3/4 पैसे का इस्तेमाल तो सिर्फ पहले लिए गए G6 डील के कर्ज को चुकाने में लग जाएगा। यहाँ तक कि फाइनेंशियल ईयर 26 का मुनाफा भी बहुत हद तक एक तरफा फायदे पर ही टिका है, जैसे डिफर्ड टैक्स बेनिफिट। और भारत से आता है सिर्फ 20% रेवेन्यू, जबकि 76% वर्कफोर्स यहीं का है। इनका जॉस्टल के साथ विवाद भी अब तक सुलझा नहीं है, केस अभी कोर्ट में है। और अगर ओयो और प्रिज्म ये केस हार गए तो उन्हें 7% हिस्सेदारी सौंपनी पड़ सकती है, जिसकी कीमत करीब होगी 4000 करोड़। और अगर इसके उलट जीत गए तो इनकी तो बन जाएगी भारत की सबसे मसालेदार स्टार्टअप कमबैक स्टोरी। 6 साल पहले के 13,123 करोड़ के घाटे से एक मुनाफे वाली कंपनी की पब्लिक लिस्टिंग तक। लेकिन आप और हम जैसे पब्लिक इन्वेस्टर के लिए असली सवाल तो दोस्तों यही है कि फायदा किसका हुआ, बोझ किसके कंधों पर है और आखिर हम खरीद क्या रहे हैं। वैसे आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।